हेलो गाइस, कैसे हैं आप। यूनिवर्सल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा मनोविज्ञान का जो पार्ट है, क्वेश्चन मैंने बनाया 30 क्वेश्चन, और इसमें से आप कितने सही कर सकते हैं अपना कमेंट में आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपके बीच, बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन से हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसे आप सही करिए। आपको 5 सेकंड का मौका हम देते हैं। बाल मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रभावित करने वाले कौन से व्यक्ति हैं। चलिए, समय समाप्त होता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले प्रभावित करने वाले, जो प्रभाषित करने वाले हैं, वो बर्क हैं। ठीक है, बर्क महोदय हैं। और सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को अध्ययन करने वाले कौन से हैं, आपके स्टैनले हॉल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है, यूपी टेट में पूछ चुका है, तो इसे आप नज़रअंदाज न करें, इसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करें याद करने का। ठीक है, तो आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, आप अपना उत्तर कर लीजिए क्लियर। देखिए, इसका उत्तर जो आपका सही होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स हो जाएगा, पहला उत्तर आपका विलियम जेम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा है। ठीक है, 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप लगा सकते हैं इसमें से, स्किनर, वाटसन, और आपके हो जाएंगे अरस्तु और डेकार्ट। इसमें से आप अपना उत्तर क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना उत्तर क्लियर कर लिए होंगे। चलिए देखिए, इसका आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन से हो जाएगा 3, अरस्तु। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, मन का विज्ञान किस सदी में कहा गया है। ठीक है, मन का विज्ञान किस सदी में कहा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए, अगर 16वीं सदी की बात करते हैं तो 16वीं सदी में ही आत्मा का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, आत्मा का विज्ञान कहा गया है। अगर 17वीं सदी की बात करें हैं तो 17वीं सदी में आपका हो जाएगा मन का विज्ञान। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा मन का विज्ञान, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा आपका मन का विज्ञान 17वीं सदी में दिया गया है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 16वीं सदी में क्या है, आत्मा का विज्ञान। 17वीं सदी में क्या है, मन का विज्ञान। 19वीं सदी में क्या है, चेतना का विज्ञान। और 20वीं सदी में क्या है, व्यवहार का विज्ञान। आप इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है। ठीक है, मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, अपना उत्तर आप क्लियर कर लीजिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र। चलिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र। आप नोट कर लेंगे, मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो दर्शन शास्त्र। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मैकडूगल, सॉरी गलत लिखा गया, मैकडूगल लिख गया है, उससे मतलब मैकडूगल हो जाएंगे, थॉर्नडाइक, अरस्तु और शैले। इसमें से आप अपना उत्तर सही कर लीजिए। इसमें से उत्तर आपका क्या सही होगा। चलिए, इसमें से आपका सही हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। गर्भावस्था में 2 सप्ताह तक कौन सी अवस्था कहलाती है। देखिए, 2 सप्ताह की बात कर रहा है इसमें। ठीक है,
अगर 2 सप्ताह की बात कर रहा है तो 2 सप्ताह तक जो अवस्था होती है गर्भाधान से, वो होती है आपकी कौन सी अवस्था होती है? डिंडा अवस्था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगर पिंडा अवस्था की बात करें तो तीसरे सप्ताह से 2 महीना, ठीक है, तीसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह से 2 महीना, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पिंडा अवस्था। और जो भूड़ा अवस्था है, भूड़ा अवस्था का क्या हो जाएगा? भूड़ा अवस्था आपका हो जाएगा तीसरे महीने, ठीक है, तीसरे महीने से जब तक जन्म होता है 9, ठीक है, 9 महीने, ये होती है आपकी भूड़ा अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों में तौड़ा अवस्था किस वर्ष तक रखा गया है? इसका देख लीजिए। तौड़ा अवस्था, देखिए तौड़ा अवस्था लड़कों और लड़कियों दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। लेकिन लड़कियों की बात करते हैं तो लड़कियों का आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लेकिन लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा लड़कों का, ठीक है। देखिए लड़कियों का पूछता है तो 11 से 13 वर्ष और लड़कों का पूछता है तो 12 से 14। इसमें करना क्या आपको है? बस 1 वर्ष लड़कों में बढ़ा देना है। यहाँ 11 है तो 12 कर देंगे, वहाँ 13 है तो 14 कर देंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शैशवावस्था का कार्यकाल कितने वर्षों तक रखा गया है? 2 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। जो आप उत्तर अपना लगा लीजिए। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग जानते ही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 1 से 5 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यही काल बालक के भावी जीवन का नींव रखता है। डेफिनेशन है भाई, यही काल बालक के भावी जीवन का नींव रखता है। इसमें से आप डेफिनेशन है, इसको आप नोट करेंगे। सिगमंड फ्रायड है, हरलाक महोदय, वैलेंटाइन है और थॉर्नडाइक है। इसमें से उत्तर आप लगाएंगे तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा सिगमंड फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। खिलौने का महत्वपूर्ण काल, खिलौने का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? देखिएगा इसमें जो आपका आंसर सही होगा आपको पता होगा तो लगा लीजिएगा। खिलौने का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है आपको शैशवा अवस्था, ठीक है। लेकिन खेल का महत्वपूर्ण काल अगर पूछ लिया जाए, खेल का महत्वपूर्ण काल पूछ लिया जाए कि खेल का महत्वपूर्ण काल, ठीक है, महत्वपूर्ण काल, तो खेल का महत्वपूर्ण काल किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका खेल का महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था में। क्योंकि बालक ज़्यादा खेलते हैं तो बाल्यावस्था में, लेकिन ज़्यादा खिलौने से अगर खेलते हैं तो वो होती है आपकी शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतार्किक चिंतन की अवस्था जिसमें बच्चा तर्क न कर सके, क्या वो किशोरावस्था हो सकती है या बाल्यावस्था या शैशवावस्था? 3 में आपको उत्तर देना है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, देखिए अतार्किक चिंतन की अवस्था की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्योंकि अतार्किक मीन्स जो तर्क न करने वाला। अब बच्चा छोटा रहेगा अगर 1 से 5 वर्ष तो तर्क नहीं कर सकता है ना, तो हो जाएगा अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवा अवस्था। नेक्स्ट देखिए जीवन का महत्वपूर्ण काल, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें से आप लगाएंगे कौन सा सही होगा आप लगाइए। जीवन का महत्वपूर्ण काल क्या हो सकता है इसका? जीवन का महत्वपूर्ण काल, चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा शैशवा अवस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, क्योंकि बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन होते हैं शैशवावस्था, क्योंकि इसकी प्रारंभिक अवस्था यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए जीवन का अनोखा काल किसको कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ए बी दोनों। गाइस अपना उत्तर आप लगा लिया करिए। जीवन का अनोखा काल, चलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा जीवन का अनोखा काल वो हो जाएगा बाल्यावस्था।
अगर इसको पूछ लिया जाए कि किसने इसका डिफिनेशन दिया है जीवन का अनोखा काल, तो दिया है कोल एंड ब्रूस। ठीक है, कोल व ब्रूस। ठीक है, इन्होंने डिफिनेशन दिया है इसका। आगे देखिए, बाल्यावस्था में प्रतिद्वंदता का काल कहा गया है। ठीक है, प्रतिद्वंदता का काल देख लीजिए भाई, इसमें आप उत्तर अपना लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा है? जीवन का प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा है? प्रतिद्वंदता काल। उत्तर हो गया आपका क्लियर? चलिए, इसमें उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिद्वंदता का काल जो कहा टी पैट्रिक ने। गैंग, टोली, दल कौन सी अवस्था के उदाहरण है भाई? बताइए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी टेट में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। गैंग, टोली, दल की अवस्था किसको कहते हैं? तो चलिए, इसका ऑप्शन से हो जाएगा बाल्यावस्था। किशोरावस्था अपना लगा सकते हैं इसमें आप। किशोरावस्था नहीं, गैंग की अवस्था, टोली और दल की अवस्था, क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा टोली बनाकर खेलते हैं, दल भी बनाकर खेलते हैं, तो इसलिए बाल्यावस्था आपका 100% से हो जाएगा। बाल्यावस्था में बालक में कौन सा विकास कितना तक पहुंच जाता है? बाल्यावस्था में बालक में दांतों का विकास। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है दांतों का विकास बाल्यावस्था में 12 वर्ष एज तक बाल्यावस्था में दांत की संख्या कितनी होती है? चलिए, इसको ऑप्शन से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी से होगा, 28 दांत हो जाते हैं। अच्छा, 28 दांत के बाद जो जितने दांत बचते हैं, आपको कमेंट में उत्तर देना होगा कि बुद्धि दांतों की संख्या कितनी होती है। आप उत्तर देंगे बुद्धि दांतों की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट में उत्तर देंगे। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा इसको लास्ट में आके, आप अपना उत्तर दे देंगे कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। मैकडूगल ने समझी, देखिए गलत हो गया है यहाँ पे, ये होना चाहिए आपका संवेग। ठीक है, संवेग, संवेग। मैकडूगल ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? आप उत्तर लगाएंगे इसमें, आपका उत्तर कौन सा सही होगा? 8, 10, 12, 14। देखिए, मैकडूगल साहब ने जो बांटा है, मैकडूगल साहब ने संवेग को, ये आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही डी, 14 भागों में बांटा है। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। हाँ, आप लगाते रहिए, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। ये डिफिनेशन किसने दिया है? जर्सिल्ट, गेल्डार्ड, जस्टिक और क्रो एंड क्रो। चलिए, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा गेल्डार्ड। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, इसका आंसर डी बी हो जाएगा, गेल्डार्ड। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? भाई आप लोग पढ़े होंगे, और मैं बीटीसी और बीएड वाले बच्चों को पढ़ाया भी हूँ क्लास में, कई बार जीन पियाजे का पार्ट मैंने पढ़ाया है, तो आप देख लेंगे इसमें क्या होगा। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? इटली के हैं या अमेरिका के? चलिए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो सही होगा सी, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे द्वारा वर्गीकृत 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? देखिए, 2 वर्ष की जो अवस्था जीन पियाजे ने दिया है वो कौन सी अवस्था है? संवेदी गामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? चलिए, इसका ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ए, संवेदी गामक अवस्था। इसको पेशी अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशीय अवस्था। इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। पहली अवस्था को क्या कहते हैं?
इंद्रिय गामक अवस्था। आगे देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन 4 है, वेंडूरा, वायगोत्स्की, रूनर और कोहलबर्ग। आप बता सकते हैं, आपको पता होगा। वेंडूरा, वायगोत्स्की, ब्रूनर और कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये दिया है आपके मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने। चलिए आगे देखते हैं, जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? जेडपीडी, निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, इस जेडपीडी का मतलब होता है निकट विकास का क्षेत्र। और ये जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया है वो है आपके वायगोत्स्की। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, वायगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, किसने कहा है? कठिन काल है, किसने कहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। जीवन का सबसे कठिन काल है, कठिन काल है, कठिन कठिन किलपैट्रिक, कठिन किलपैट्रिक। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? देख लीजिए भाई, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक और आपके हो जाएंगे पावलोव। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी, पावलोव। देखिए प्राचीन, एक इसमें डिफरेंस है, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसने दिया है। सीआर की थ्योरी भी इन्होंने दिया है। शरीर शास्त्री सिद्धांत दिया है, इनको शरीर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? मैंने कई बार पढ़ाया आप लोग को, तो इसमें से आप अपना उत्तर क्लियर करिए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, उपयुक्त सभी। प्रयास और त्रुटि, प्रयत्न और भूल, थॉर्नडाइक। स्किनर ने क्या दिया है भाई? स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, बता सकते हैं कोई? कमेंट करिएगा। चूहे पे प्रयोग किया था या बिल्ली पे? देखिए, एनिमल इंटेलिजेंसी की किताब जो है, जो पुस्तक है, किसने लिखा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रूस, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे और अरस्तु। तो इसमें आप अपना उत्तर लगा सकते हैं। इसमें आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, थॉर्नडाइक। चलिए, मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जो पढ़े होंगे उन्हें इजी लग रहा होगा। मॉडलिंग, वायगोत्स्की, एल्बर्ट वेंडूरा, वूनर और ABC दोनों। आप बता सकते हैं कि किसने दिया है मॉडलिंग? चलिए, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एल्बर्ट वेंडूरा। मॉडलिंग अधिगम मैंने पढ़ाया भी था इसको। इसमें क्या है कि एक बच्ची होती है और उसको क्या होता है कि बॉबी डॉल गुड़िया दिया जाता है। ठीक है, बॉबी डॉल गुड़िया खेलने के लिए जैसी प्रतिक्रिया वो करती है उसके साथ, जैसे टीवी में अपना बॉबी डॉल के साथ प्रतिक्रिया देखती है, उसी तरह उस गुड़िया पे भी अपना प्रतिक्रिया करती है। तो ये एल्बर्ट वेंडूरा ने दिया है मॉडलिंग का सिद्धांत, क्योंकि इसमें इसको प्रेक्षणात्मक सिद्धांत और उपकरणीय सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए 29, थॉर्नडाइक ने गॉड नियम को कितने भागों में बांटा है? देखिए, थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं वो 2 नियम है। एक है गॉड नियम और एक है मुख्य नियम। ठीक है, मुख्य नियम। तो देखिए, गॉड नियम और मुख्य नियम की अगर बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने गॉड नियम को 3 भागों में बांटा है, मुख्य नियम को 5 भागों में। क्या ये सही है या गलत है, आप क्लियर करेंगे? तो इसमें मुख्य नियम को 3 भागों में बांटा है और गौण नियम को 5 भागों में बांटा है। मुख्य नियम इनके अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। गौण नियम 5 है
तो इसका डिफिनेशन मैं आगे बताऊंगा, वीडियो लंबी हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र को कितने भागों में बांटा गया है? जो सीखने का वक्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? इस बार टेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए वक्र की अगर बात करते हैं तो वक्र 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 4 भागों में, ठीक। पहला वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र कैसे बनता है? ये देखिए ऐसे बनता है सरल रेखी वक्र, ठीक है, ऐसे बनता है सरल रेखी। ये जो क्रिया है ये सीधे सरल, इसमें क्या होता है कि बच्चा तेज़ी से आगे बढ़ता है, ठीक है। और एक होता है सरल रेखी वक्र, एक नतोदर वक्र होता है, उनतोदर वक्र होता है, और एक होता है लास्ट जो होता है आकारी वक्र या श्रेणीदार वक्र होता है। 4 वक्र होते हैं, ठीक है। चलिए अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो उम्मीद आपसे लगाया हूँ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, और यूनिवर्सल एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपसे उम्मीद लगा रहा हूँ कि शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर अगली वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।